सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रूबली। तो यार, आज की जो वीडियो है वो मशीन डिज़ाइन का जो थर्ड चैप्टर है स्क्रू जॉइंट, उसके ऊपर है। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके बीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं वो सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे और उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्क्रू जॉइंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने रिवेटेड जॉइंट यूज़ किया, वेल्डेड जॉइंट यूज़ किया, तो उनमें ऐसे क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से हमें स्क्रू जॉइंट को लाना पड़ा। तो देखो, मान लो हमने रिवेटेड जॉइंट या वेल्डेड जॉइंट यूज़ किया है, आपको पता है कि ये परमानेंट जॉइंट होते हैं दोनों। ठीक है, तो अगर अगर मशीन में कुछ फॉल्ट हो जाता है, उसके किसी पार्ट को हमें रिप्लेस करना हो या रिपेयर करना हो, तो हमें इस पूरे जॉइंट को ब्रेक करना पड़ेगा, पूरे जॉइंट को तोड़ना पड़ेगा। तभी हम जो मशीन है उसकी रिप्लेसमेंट या फिर जो भी हमारा कंपोनेंट हमें सही करना है वो हो सकेगा, उसकी मेंटेनेंस हो सकेगी। अब हम उसको तोड़ तो देंगे, जो भी हमारा जॉइंट होगा रिवेटेड या वेल्डेड उसको हम तोड़ तो देंगे, लेकिन उसकी वजह से हमारा जो मशीन है उसके किसी और सही कंपोनेंट कोई भी टूटने का खतरा हो जाता है। तो इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम स्क्रू जॉइंट यूज़ करते हैं। स्क्रू जॉइंट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे जिस मशीन को हमें ईजिली असेंबल और डिसअसेंबल कर सकें। मतलब स्क्रू जॉइंट एक नॉन परमानेंट जॉइंट, टेम्परेरी जॉइंट है जिसको हम ईजिली असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं बिना किसी भी कंपोनेंट या मशीन को डैमेज पहुँचाए। ठीक है। ठीक है, तो जो स्क्रू जॉइंट होता है उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है बोल्ट और दूसरा होता है नट। इन पे क्या होता है, बोल्ट बोल्ट पे तो एक्सटर्नल थ्रेड कटे होते हैं और नट पे इंटरनल थ्रेड्स होते हैं। अब ये स्क्रू थ्रेड्स क्या है? स्क्रू थ्रेड कुछ नहीं है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस पे कंटिन्यूस हेलिकल ग्रूव्स हम कट करते हैं। ठीक है, इसी को हम स्क्रू थ्रेड बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक स्क्रू जॉइंट में दो एलिमेंट्स होते हैं, जिस एक होता है बोल्ट, दूसरा होता है नट। और स्क्रू जॉइंट को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें मशीन को बार बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करना होता है, ताकि हमारा जो कंपोनेंट है, मशीन के कंपोनेंट्स है या जो हमारी जॉइंट है उस पर उसको डैमेज ना हो, उसको विदाउट डैमेज किए, बिना किसी डैमेज के हम इजीली असेंबल और डिसअसेंबल कर सकें। ठीक है, तो अब आते हैं स्क्रू जॉइंट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो पहले एडवांटेज पढ़ेंगे फिर डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली एडवांटेज जो है स्क्रू जॉइंट की वो है ये है कि ये हाईली रिलायबल है ऑपरेशन में। ठीक है। दूसरी एडवांटेज है कि हम इसको ईजिली असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं स्क्रू जॉइंट को। तीसरी है, जो स्क्रूज होते हैं वे रिलेटिवली चीप होते हैं, मतलब इनको मैन्युफैक्चर करना थोड़ा चीप होता है एज़ कम्पेयर टू रिवेट्स और वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है। ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन चीप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी अडोप्टेड। स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से हम इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोसेस है स्क्रू थ्रेड को, वो हम कोई भी जो भी चीप पड़ती है उसको हम अडोप्ट कर सकते हैं। पांचवी इसकी जो एडवांटेज है वो है कि ज़रूरी नहीं है कि हम स्क्रू जॉइंट यूज़ करें, स्क्रूज़ को हम यूज़ करें वो सिर्फ जॉइंट में यूज़ करें। ये हम पावर ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि लेथ में लेड स्क्रू होता है ना, वो पावर ट्रांसमिशन के काम आता है, तो हम स्क्रूज़ को पावर ट्रांसमिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है लेड स्क्रू जो लेथ के अंदर होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो हमारा थ्रेडेड पोर्शन होता है ना, वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे थ्रेड वाला पोर्शन है उसके ब्रेक होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी है कि ये जो जॉइंट है इसकी स्ट्रेंथ हम वेल्डेड और रिवेटेड जॉइंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक टेम्परेरी जॉइंट है और वेल्डेड और रिवेटेड जॉइंट परमानेंट जॉइंट है। तो जाहिर सी बात है, जो परमानेंट जॉइंट होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टेम्परेरी जॉइंट। ठीक है। और एक और है कि ये टेम्परेरी जॉइंट है, इसमें थ्रेड्स हैं, तो जो मशीन वाइब्रेशन होती है ना उसकी वजह से ये जॉइंट लूज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली टाइट जॉइंट नहीं कह सकते हम इसको, ये अगर ज़्यादा वाइब्रेशन हो मशीन के अंदर तो ये लूज़ भी हो सकती है। अब आते हैं थ्रेड नोमेनक्लेचर पे। तो देखो, थ्रेड के अंदर ना तीन डायमीटर होते हैं, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और पिच डायमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले मेजर डायमीटर देखते हैं, वो क्या होता है
ये देखो, जो सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है ना किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड में, उसको हम मेजर डायमीटर बोलते हैं। और मेजर डायमीटर को हम वो आउटसाइड या फिर नॉमिनल डायमीटर भी कहते हैं। अब दूसरा होता है माइनर डायमीटर। ये क्या होता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड का, उसको हम माइनर डायमीटर बोलते हैं। और माइनर डायमीटर को हम कोर या फिर रूट डायमीटर भी बोलते हैं। ठीक है। अब आता है कि पिच डायमीटर किसे कहते हैं हम। पिच डायमीटर क्या होता है? तो देखो, ये कुछ नहीं है, ये एक इमेजिनरी सिलेंडर होता है। सिलेंड्रिकल स्क्रू थ्रेड पे एक इमेजिनरी सिलेंडर होता है, उसका डायमीटर होता है, उसी को हम पिच डायमीटर कहते हैं। ठीक है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं तो, ये एक कोई भी नट बोल्ट असेंबली है, उसमें ये वो डायमीटर होता है जहाँ पे नट और बोल्ट दोनों के रिजिस आपस में कांटेक्ट करते हैं, कंप्लीट टच में होते हैं। उस डायमीटर को हम पिच डायमीटर कहते हैं। और पिच डायमीटर को हम इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है। अब आती है पिच। पिच क्या होती है? अब पिच तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पिच क्या होती है। दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को पिच कहते हैं। मतलब कि एक थ्रेड पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से जो उसके अगली थ्रेड होगी उस पे उसी सेम पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम पिच बोलेंगे। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है पिच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थ्रेड्स पर यूनिट लेंथ ऑफ स्क्रू। अब आता है लेड। लेड क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन द सेम हेलिक्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो ये वो है कि अगर हम एक नट है, नट नट से आप कंपैरिजन कीजिए। नट से समझिए, एक नट है, नट को हम एक रेवोल्यूशन देंगे। एक रेवोल्यूशन देने पे नट को वो जितना पाथ ट्रैवल करेगी, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसी डिस्टेंस को लेड बोलते हैं। ठीक है। अब अगला आता है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होती है? ये टॉप सरफेस होती है थ्रेड की। ठीक है। जो थ्रेड की सबसे टॉप सरफेस होती है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। और जो सबसे बॉटम सरफेस होती है उसको रूट बोलते हैं। अब आती है डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये क्रेस्ट और रूट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलते हैं। ठीक है। और क्रेस्ट और रूट की जो जॉइनिंग होती है ये फ्लैंक के द्वारा होती है। मतलब जो क्रेस्ट और रूट की जॉइनिंग होती है, वो जहाँ पे जॉइन होते हैं उसको हम फ्लैंक बोलते हैं। और जो लास्ट वन है वो है एंगल ऑफ थ्रेड। एंगल ऑफ थ्रेड क्या होती है? जो थ्रेड का जो फ्लैंक होता है, फ्लैंक आपने थ्रेड में नोटिस किया होगा कि वे इंक्लाइंड होते हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। तो जो भी उन फ्लैंक्स का एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ थ्रेड बोलते हैं। तो अब आती है कॉमन टाइप ऑफ स्क्रू फास्टनिंग। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है थ्रो बोल्ट। थ्रो बोल्ट क्या होता है? थ्रो बोल्ट सिंपली एक बोल्ट है। ये एक सिलेंड्रिकल बार है जिसके एक एंड पर तो थ्रेड कटे हुए हैं नट के लिए, और दूसरे एंड पर इसका हेड है। ठीक है। जो सिलेंडर पार्ट है बोल्ट का उसको शैंक बोलते हैं। थ्रो बोल्ट्स को उनके यूजेस के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है, जैसे कि मशीन बोल्ट, कैरेज बोल्ट, ऑटोमोबाइल बोल्ट्स, आई बोल्ट। ठीक है। अब अगला जो बोल्ट है वो है टैप बोल्ट। टैप बोल्ट या फिर हम इसको टैप स्क्रू भी बोल सकते हैं। ये एक बोल्ट से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट किस वे में? कि देखो, हम बोल्ट को यूज़ करते हैं नट के साथ, मतलब नट और बोल्ट की असेंबली यूज़ करते हैं ना। तो टैप बोल्ट ये है कि हम इसको बिना नट के भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये ऑर्डिनरी बोल्ट से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। तीसरा है वो है स्टड्स। अब स्टड्स क्या है? स्टड एक राउंड बार है जिसके दोनों एंड पे थ्रेड्स हैं। ठीक है। एक एंड पे तो हम इसको एक एंड से हम इसको जो टैप होल होता है, मतलब जिस होल में हमें ये इंसर्ट करना है उसमें डाल देते हैं, और दूसरे पे हम एक नट डाल देते हैं। ठीक है। इसमें भी हेड नहीं होता, वो हम नट जब इसमें लगाते हैं वही उसका हेड बन जाता है, हेड की तरह काम करता है। स्टड को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं टैप बोल्ट की जगह। अ, जब हमें बहुत काफ़ी सारे कवर्स सिक्योर करने होते हैं तब हम वहाँ पे टैप बोल्ट की जगह पे स्टड को यूज़ करते हैं, जैसे कि कवर ऑफ इंजन्स एंड पंप सिलेंडर्स, वॉल्व्स, चैट्स, इन सब में। इसको यूज़ करने का फैक्ट एक ये है कि जब टैप बोल्ट को अनस्क्रू किया जाता है या फिर रिप्लेस किया जाता है तो उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वे अपने थ्रेड्स को, जो होल के अंदर थ्रेड है उनको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब टूट सकते हैं वे जब भी हम उनको अनस्क्रू या फिर रिप्लेस करते हैं। यही एक डिसएडवांटेज है टैप बोल्ट की जो कि ओवरकम हो जाती है अगर हम स्टड को यूज़ करें तो। ठीक है। अब चौथा जो है वो है कैप स्क्रू। कैप स्क्रू टैप बोल्ट की तरह ही सिमिलर है, मतलब जो काम टैप टैप बोल्ट का है वही कैप स्क्रू का है। लेकिन इसमें डिफरेंस एक ये है कि कैप स्क्रू
एक तो टैप बोल्ट्स छोटे साइज़ में मिलते हैं हमें, और इसमें जो हेड की शेप्स हैं वो काफ़ी वैरायटी में मिलती है हमें। मतलब अलग अलग साइज़ की अलग अलग वैरायटी की हमें हेड मिल जाते हैं इसमें, जैसे कि हेक्सागोनल हेड, फिलिस्टर हेड, राउंड हेड, फ्लैट हेड। ठीक है, काफ़ी सारी वैरायटी में मिलते हैं हमें। अब पांचवा आता है मशीन स्क्रू। मशीन स्क्रू क्या है? ये कैप स्क्रू की तरह ही सिमिलर है, काफ़ी वैरायटी में मिलते हैं। इनके अंदर एक अलग चीज़ ये होती है कि इसमें ना जो हेड होता है, हेड पे स्लॉट कटा होता है स्क्रू ड्राइवर के लिए। ये थोड़ा डिफरेंस है कैप स्क्रू और मशीन स्क्रू के बीच में। मशीन स्क्रू को हम जनरली नट के साथ यूज़ करते हैं। अब जो सिक्स्थ स्क्रू है वो है सेट स्क्रू। सेट स्क्रू क्या क्या होते हैं, मतलब क्यों यूज़ करते हैं हम इनको? सेट स्क्रू को हम, जो रिलेटिव मोशन होता है ना दो पार्ट के बीच में, उनको रेजिस्ट करने के, उनको उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इनको हम कैसे करते हैं? देखो जैसे कि हमें पता है कि दो पार्ट के बीच में जैसे कि हब और एक शाफ्ट है, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए की को यूज़ करते हैं। तो सेट स्क्रू ऐसा होता है कि हम की जगह पे सेट स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें जो भी रिलेटिव मोशन है उसको प्रिवेंट करना है, तो हम सेट स्क्रू को भी यूज़ कर सकते हैं की जगह। लेकिन ये ना सिर्फ लाइट पावर ट्रांसमिशन में यूज़ होगा, मतलब जहाँ पे काफ़ी कम पावर ट्रांसमिशन होगी वहीं पे हम सेट स्क्रू को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सब स्क्रू के बारे में बता दिया हमने, कितने टाइप के होते हैं ये। अब अगला जो टॉपिक है वो है डेजिग्नेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड। अब स्क्रू थ्रेड को हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं, हम उनको पहचानते कैसे हैं? तो देखो, स्क्रू थ्रेड को डेजिग्नेट हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है साइज डेजिग्नेशन, दूसरा होता है टॉलरेंस डेजिग्नेशन। साइज डेजिग्नेशन कैसा होता है? द साइज ऑफ द स्क्रू थ्रेड इज डेजिग्नेटेड बाय द लेटर एम फॉलोड बाय द डायमीटर एंड पिच, द टू बीइंग सेपरेटेड बाय द साइन एक्स। जो साइज होता है एक थ्रेड, एक स्क्रू थ्रेड का, उसको हम एम लेटर से, एक लेटर होता है कैपिटल एम, उससे हम डेजिग्नेट करते हैं, जिसके बाद डायमीटर या फिर पिच लिखी होती है इसकी स्क्रू थ्रेड की, और इन दोनों के बीच में हम एक्स का साइन बनाते हैं। ठीक है, तो एम एक्स अगर कुछ नंबर लिखा हो तो इट मीन्स कि वो उतने डायमीटर के या उतने पिच के नंबर का स्क्रू थ्रेड है। ठीक है, जहाँ पे पिच की कोई इंडिकेशन नहीं होती तो हम ये मान लेते हैं कि वो कोर्स पिच है वहाँ पर। मतलब जहाँ पर कोई भी पिच की नंबरिंग नहीं होती, वहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पे कोर्स पिच है। अब ये तो साइज डेजिग्नेशन थी। अब टॉलरेंस डेजिग्नेशन कैसे होती है? तो है 7 फॉर फाइन ग्रेड, 8 फॉर नॉर्मल और मीडियम ग्रेड, एंड 9 फॉर कोर्स ग्रेड। मतलब अगर फाइन ग्रेड है तो वहाँ पे 7 लिखा होगा, नॉर्मल या फिर मीडियम ग्रेड है तो वहाँ 8 लिखा होगा, और कोर्स ग्रेड है तो वहाँ पे 9 लिखा होगा। ठीक है, और अगर लेटर से लिखा हो, ये तो था कि अगर नंबरिंग हो, अगर फिगर हो तब हम कैसे पहचानेंगे उसको। अगर वहाँ पे कुछ लेटर लिखा हो, तो लेटर के लिए है कैपिटल एच होता है यूनिट थ्रेड के लिए, स्मॉल डी होता है बोल्ट थ्रेड के लिए विद अलाउंस, और स्मॉल एच होता है बोल्ट थ्रेड विदाउट अलाउंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे है M6 8D है, एग्जाम्पल के तौर पे एक हम मान लेते हैं कि M6 8D है। इसमें क्या है कि ये जो बोल्ट थ्रेड है उसकी 6 mm साइज है कोर्स पिच की। ठीक है, विद अलाउंस कोर्स पिच एंड विद अलाउंस ऑन द थ्रेड्स एंड नॉर्मल मीडियम टॉलरेंस ग्रेड। ठीक है, M6 8D का मतलब है कि एक 6 mm की साइज़ है बोल्ट थ्रेड की, कोर्स पिच है इसमें, और अलाउंस के साथ है। ठीक है, अब आती है अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रेसेस इन स्क्रू फास्टनिंग ड्यू टू स्टैटिक लोडिंग। कि जो हम स्क्रू जब फास्ट करते हैं, मतलब कि जब उसको टाइट करते हैं या अनस्क्रू करते हैं, तब उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं? तो मेनली 3 स्ट्रेस आते हैं उसके अंदर, स्क्रू के अंदर। पहला इंटरनल स्ट्रेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्स, सेकंड स्ट्रेस इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, एंड थर्ड इज स्ट्रेस ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एट 1 and 2। तो एक एक करके हम तीनों को टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ते हैं इनिशियल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग अप फोर्स। इनिशियल बोल लो या फिर इंटरनल बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके अंदर भी 5 स्ट्रेस होते हैं, मतलब इसके अंदर भी 5 स्ट्रेस आते हैं। पहला है टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट। तो देखो इसमें क्या होता है, पहला जो है टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट। इसमें क्या होता है, जो देखो जितने भी स्ट्रेस है ना, जितनी भी मेंशन स्ट्रेसेस हैं ये सारी, ये एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं है। मतलब कि हम एक्यूरेटली नहीं बोल सकते कि इतनी स्ट्रेसेस हैं, इससे ज़्यादा भी स्ट्रेस आ सकती है कभी कभी। तो हम बोल्ट को डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस के साथ
इसके बेसिस पे हम इसको डिज़ाइन करते हैं विद अ लार्ज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ताकि जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रेसेस है ना, जो स्ट्रेस हमें पता भी नहीं, जैसे हम कोई स्ट्रेस भूल गए कि इसको भी हमें काउंट करना था, तो उससे भी बचाव हो सके। ठीक है, तो इसके लिए ना एक्सपेरिमेंटली एक रिलेशन निकाली है विच इज़ पी आई इज इक्वल टू 2840 D। पी आई का मतलब है इनिशियल टेंशन इन द बोल्ट, एंड डी है यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। ठीक है, अब देखो जो ये रिलेशन है पी आई इज इक्वल टू 2840D, ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाना होता है, जैसे कि स्टीम इंजन सिलेंडर कवर जॉइंट में, वहाँ पे हमें फ्लूइड टाइट चाहिए, मतलब लीकेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम इस रिलेशन को यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें फ्लूइड टाइट जॉइंट नहीं बनाना होता या फिर ज़रूरी नहीं होता, वहाँ पे हम जो भी ये रिलेशन है ना इसका हाफ कर देते हैं। मीन्स तो वहाँ पे जो रिलेशन बनती है वो बनती है पी आई इज इक्वल टू 1420D। ठीक है, अब इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन नहीं कह सकते, मतलब कि कुछ स्टैंडर्ड है कि इतने डायमीटर के जो बोल्ट है उन्हीं को हम यूज़ करेंगे, इससे कम वालों को यूज़ नहीं करेंगे। वो है कि M16 और 18 इतने डायमीटर से कम वाले जितने भी वे हैं बोल्ट, उनको हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो स्मॉलर डायमीटर बोल्ट्स होते हैं ना, वे उनको जब हम टाइट करते हैं तो वे फेल हो सकते हैं, इसलिए हम उनको यूज़ नहीं करते। ठीक है, जहाँ भी हमें फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाना होता है वहाँ पे हम M16 और M18 से नीचे वाले जितने भी बोल्ट्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करते। अब दूसरी इसके अंदर आती है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस कॉज्ड बाय द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द थ्रेड्स ड्यूरिंग इट्स टाइटनिंग। अब ये क्या है, तो देखो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये पता करा गया है कि जब भी हम रिपीटेड स्क्रूइंग और अनस्क्रूइंग करते हैं ना नट की, तो उसके अंदर टॉर्जनल मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ज़्यादा इंक्रीज होगा तो फिर जो टॉर्जनल रेजिस्टेंस है वो हमारा कम होने लगेगा, या फिर ज़्यादा होने लगेगा, सॉरी ज़्यादा होने लगेगा वो। ठीक है, तो इसको भी हमें रेजिस्ट करना है, तो इस स्ट्रेस को ऑब्टेन करने का जो फॉर्मूला है वो हम टॉर्जनल इक्वेशन से निकालते हैं, विच इज़ T/J इज इक्वल टू Fs/R। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो Fs इज इक्वल टू T×R डिवाइडेड बाई J। यहाँ पर Fs का मतलब है शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, और T है यहाँ पे टॉर्क अप्लाइड, एंड R है यहाँ पे जो रेडियस हमारी। तो जिसको हम फर्दर जब हम इसको ड्राइव करते हैं तो जो हमारा फाइनल फार्मूला निकलता है वो है Fs इज इक्वल टू 16T डिवाइडेड बाई पाई DC³। यहाँ पर DC हम कोर डायमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोर डायमीटर को यूज़ करेंगे। अब तीसरा जो आता है वो है शियर स्ट्रेस अक्रॉस द थ्रेड। इसका जो फॉर्मूला है वो है Fss इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई पाई DC मल्टीप्लाई B/N। B यहाँ पर B से मतलब है विड्थ ऑफ द थ्रेड, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट। ठीक है, फोर्थ स्ट्रेस यहाँ पर है कंप्रेशन और क्रशिंग स्ट्रेस, जो थ्रेड के ऊपर कंप्रेशन या क्रशिंग स्ट्रेस होती है वो। तो जो कंप्रेशन या क्रशिंग स्ट्रेस होती है थ्रेड के बीच में या दो थ्रेड के बीच में, उनके लिए फॉर्मूला बनाया गया है FC इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई D² माइनस DC² मल्टीप्लाई N। ठीक है, यहाँ पर जो D है वो मेजर डायमीटर है और जो DC है वो माइनर डायमीटर है। N का मतलब है नंबर ऑफ थ्रेड्स इन एंगेजमेंट। ठीक है, जो फिफ्थ स्ट्रेस है वो है बेंडिंग स्ट्रेस इफ द सरफेस अंडर द हेड और नट आर नॉट परफेक्टली पैरेलल टू द बोल्ट एक्सिस। ये स्ट्रेस कब आता है, जब जो आउटसाइड सरफेस है ना जो हमें कनेक्ट करनी है, अगर वो बोल्ट के साथ पैरेलल ना हो, अगर वो पैरेलल नहीं होगी ना तो हमारा जो बोल्ट है वो बेंडिंग एक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेस को भी हमें काउंट करना होता है, विच इज़ FB इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई कैपिटल E डिवाइडेड बाई 2L। एक ए यहाँ पे ए से क्या मतलब है, ए का मतलब है डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द नट और हेड। L इज द लेंथ ऑफ द शैंक ऑफ द बोल्ट, एंड E इज यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो भी बोल्ट का मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये तो थे इंटरनल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्क्रूइंग ऑफ फोर्सेस के, इसमें कौन कौन सी स्ट्रेस होती हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है उनकी वजह से कौन कौन से स्ट्रेस आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस आता है। टेंसाइल स्ट्रेस कैसे आता है इसमें, देखो जो बोल्ट स्टड या फिर स्क्रू हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, उसके अंदर कुछ
वो कुछ लोड कैरी करता है, जो भी हमारा बोल्ट एक्सिस होता है ना उसके डायरेक्शन में कुछ लोड कैरी करता है वो, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस आ जाता है बोल्ट के अंदर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू पाई DC² FT डिवाइडेड बाई 4। तो इसमें हम डायमीटर निकालते हैं नॉर्मली, तो जो डायमीटर का फॉर्मूला बनता है DC इज इक्वल टू होल अंडर रूट 4P डिवाइडेड बाई पाई FT। FT का मतलब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस है, DC है कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड। दूसरी इसके अंदर आती है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कब आती है? देखो जब हम बोल्ट को दो दो पार्ट्स हैं, दो मूविंग पार्ट्स हैं, उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है कुछ, जब हम उसको प्रिवेंट करने के लिए बोल्ट को यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लैंज कपलिंग हो गया एग्जांपल के तौर पे। जब हम फ्लैंज कपलिंग में जब हम बोल्ट को यूज़ करते हैं रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए, तो उस केस में वहाँ पे शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है बोल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये जो शियर स्ट्रेस है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब भी एक बोल्ट होता है जो, उसको हम डायरेक्ट शेयरिंग लोड पे सब्जेक्ट करते हैं, तो उसको हमें इस वे में सब्जेक्ट करना चाहिए कि जो शेयरिंग लोड है ना वो बोल्ट के शैंक पे आए, ना कि थ्रेडेड पोर्शन पे। अगर थ्रेडेड पोर्शन पे आएगा ना तो जो थ्रेड्स होंगे उनके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है PS इज इक्वल टू पाई D² इंटू FS डिवाइडेड बाई 4। और इसके अंदर हम n की मल्टीप्लाई भी करते हैं, जो ये प्रोडक्ट है हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर हम n की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ बोल्ट्स, क्योंकि इसमें हम कभी कभी एक से ज़्यादा बोल्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा जो स्ट्रेस आता है इसमें इस टॉपिक में वो है कंबाइंड टेंशन एंड शियर स्ट्रेस। ये कब आता है? ये जब आता है जब बोल्ट जो हमारा है वो टेंशन और शियर दोनों में सब्जेक्ट हो रखा है, मतलब उस बोल्ट पे टेंशन भी हो रही है और शियर भी हो रहा है, जैसे कि कपलिंग बोल्ट या फिर बियरिंग के केस में होती है, तब कंबाइंड टेंशन एंड शियर स्ट्रेस उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है बोल्ट के अंदर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस FS मैक्स इज इक्वल टू 1/पाई अंडर रूट FT² प्लस 4FS²। इसके लिए हमें FT और FS की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो ऊपर अभी मैंने टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के फॉर्मूले बताए थे, वहाँ से हम FT और FS की वैल्यू निकाल देंगे, जिसको हम इस फॉर्मूले में पुट करके उन दोनों वैल्यूज़ को हम कंबाइंड टेंशन एंड शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी, ठीक है। अब जो लास्ट है इसमें वो है स्ट्रेसेस ड्यू टू कंबाइंड फोर्सेस। तो इसमें भी कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होती है इसमें, जैसे कि द इनिशियल टेंशन ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द बोल्ट। जब बोल्ट को हम टाइट करते हैं तब उसकी वजह से जो इनिशियल टेंशन आती है वो। दूसरा एक्सटर्नल लोड की वजह से भी कुछ स्ट्रेस आएगी इसके अंदर। तीसरा जो द रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग ऑफ द बोल्ट एंड कनेक्टेड मेंबर्स, जो मेंबर्स कनेक्ट है आपस में उनकी या फिर जो बोल्ट है उसका जो रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग है, स्प्रिंगिंगनेस है, उसकी वजह से, ठीक है। अभी ये इतने अच्छे से समझ नहीं आए होंगे, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तब दोबारा से एक बार इनको बताऊंगा और फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब ये टॉपिक जो फॉर्मूले वाले जितने भी टॉपिक थे, स्ट्रेस वाले जितने भी टॉपिक थे, ये सब अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा एक टॉपिक रहता है इसमें डिज़ाइन ऑफ बोल्ट्स फॉर सिलेंडर कवर्स। ये मैं भी नहीं करा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसको कराऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तब इस टॉपिक को मैं समझा दूंगा, और ये टॉपिक तब ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को बाद के लिए रखते हैं, अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।